की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस को लेकर आ रही है। मिस्र, मलेशिया और सिंगापुर अपने ट्रेनिंग पायलट्स के लिए तेजस लिफ्ट संस्करण को देख रहे हैं। तेजस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी HAL के पास लगातार कई क्वायरीज आ रहे हैं तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को लेकर, और इसकी कीमत करीबन 284 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि विमान की प्रति यूनिट $40 मिलियन है। तीनों देश मिस्र, मलेशिया और सिंगापुर अपनी वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उन्हें एडवांस स्तर पर ले जाने के लिए भारत के तेजस ट्रेनर वेरिएंट पर अपनी रुचि दिखाई है। अभी कुछ ही साल पहले मलेशिया ने तेजस ट्रेनर जेट का मूल्यांकन भी किया था और इस जेट में दिलचस्पी दिखाई थी, जिसका इस्तेमाल प्रशिक्षण और कॉम्बैट भूमिकाओं में किया जाना था। हालांकि उस दौरान मलेशिया की एयरफोर्स को JF-17 भी दिखाया गया था। तेजस, जो कि एक अमेरिकी इंजन से लैस है, और इसे उनके स्थानीय चालक भी काफी पसंद कर रहे थे और इससे आप समझ सकते हैं कि फैमिलियर भी थे। लेकिन ये सौदा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मलेशिया वित्तीय संकट से गुजर रहा था, और यही नहीं, और उस टाइम भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने के लिए भी मना कर दिया था। हालांकि बाद में भारत इस बात के लिए सहमत हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सिंगापुर ने अपनी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स के पायलटों को भारत में प्रशिक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एग्रीमेंट पर भी साइन किए थे, और सिंगापुर के रक्षा मंत्री भी तेजस ट्रेनर से काफी प्रभावित भी हुए। सिंगापुर की एयरफोर्स एक उन्नत ट्रेनर की तलाश में है, जिसका उपयोग पायलटों को F-35, F-16 और F-15 जैसे बड़े पैमाने पर अमेरिकी फाइटर जेट्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। और तेजस ट्रेनर में अमेरिकी इंजनों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक बोनस के रूप में फायदा देता है। तो वहीं यहाँ पर तेजस के लिए जो कंपटीशन है वो बोइंग ने भी खड़ा किया है, क्योंकि बोइंग अपना T-7A रेड हॉक जो कि ट्रेनर वेरिएंट है उसे भी इसने यहाँ पर पिच किया है। वहीं अगर बात करें मिस्र की वायुसेना की, तो मिस्र अपने पुराने डसॉल्ट डोरियर अल्फा जेट को बदलना चाह रहा है, जो कि उसने 80 के दशक में खरीदे थे, और अब ये काफी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मिस्र की एयरफोर्स एक फुल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहती है, जिसका इस्तेमाल कभी कभी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनर पायलटों के उन्नत स्तरों के लिए भी किया जा सकता है। मिस्र की एयरफोर्स ने हाल ही में सुकोई 35 और डसॉल्ट राइफल की खरीद की है। F-16, मिराज 2000 और मिराज 3 बेड़े का वो संचालन भी करता है। HAL लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर ट्रेनर प्लेटफॉर्म पर बनाए गए एक लीड इन फाइटर ट्रेनर को भी विकसित कर रहा है, जिसे एडवांस जेट ट्रेनिंग स्टेज के बाद और पायलटों को फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल करने से पहले ट्रेनिंग पायलट का इस्तेमाल किया जाता है। LCL लिफ्ट को मिमिक एयरक्राफ्ट में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे कि स्क्वाड्रन के स्तर पर पायलट उड़ान भरेंगे, जो उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करेंगे, और कॉम्बैट रोल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए मिस्र की वायुसेना काफी उत्सुक भी है। वहीं भारतीय वायुसेना ने 18 तेजस ट्रेनर जेट की खरीद के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है, और 30+ LCL लिफ्ट की खरीद के लिए भी वो इच्छुक है, जिसका इस्तेमाल इसके स्टेज 3 पायलट प्रोग्राम से परे किया जा सकता है, जहां शुरू में BAE हॉक 132 AGT का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपने अब समझ लिया कि मिस्र, मलेशिया और सिंगापुर तेजस के ट्रेनर संस्करण को देख रहे हैं, और यहाँ पे सबसे खास बात है कि तेजस में जो अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इन देशों के पायलटों को प्रशिक्षण का एक नया अनुभव देंगे, जिससे कि वो अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें आसानी से उड़ा सके। और ये नहीं, इसके अलावा भारत को तेजस के निर्यात में भी एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है भारत के तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। अगली अपडेट भारत डायनेमिक्स को लेकर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को MRSAM मिसाइल रेयर सेक्शन के लिए आदेश मिला है, यानी कि ऑर्डर मिला है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करीबन 372.98 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि वे MRSAM मिसाइल के रेयर सेक्शन को बनाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर उन्हें 30 नवंबर 2023 या फिर उससे पहले भारतीय वायुसेना तक पहुंचाना है। भारत डायनेमिक्स रक्षा उपकरणों को बनाती है। ये कंपनी गोला बारूद, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग, इंफ्रारेड इंटरफेरेंस इंडिकेटर्स और मिसाइल सिस्टम बनाती है। साथ ही ये भारत में सैन्य और एरोस्पेस के उद्योगों में भी काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2020 तक भारत सरकार के पास कंपनी की 74.93% हिस्सेदारी भी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस 42 RR और 180 बटालियन CRPF ने लाउर जागीर त्राल में एक आतंकी मुजम्मिल कादिर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास जैश ए मोहम्मद की सामग्री के अलावा एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। इधर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी बॉर्डर पर सख्ती किए जाने के बाद टेरर फंडिंग के लिए आतंकवादियों ने नया रास्ता ढूंढ लिया है। अब नेपाल से बिहार के रास्ते जम्मू कश्मीर रुपयों की खेप मंगवाई जा रही है। इस धंधे में सीमांचल के युवाओं को कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच भी दिया गया है, जो रुपयों के खेप को नेपाल से जम्मू कश्मीर तक भेजते हैं।
अरेरिया जिले के रहने वाले एक युवक को 1,65,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कई सारे राज स्थानीय पुलिस को बताए हैं, जिसके बाद से एसएसबी ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी जवानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान का दिमाग यहाँ पर कितना शातिर है, ये चीज आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो नेपाल का इस्तेमाल करके कश्मीर में आतंकियों को फंडिंग मुहैया करा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने साइबर अटैक कर देश भर में बिजली आपूर्ति ठप करने की साजिश रची थी। जी हाँ, चीन चाहता था कि भारत डर जाए और सीमा पर ज्यादा आक्रामक रवैया न अपनाए। चीन ने अपने हैकर समूह रेड इको के जरिए भारत के बिजली तंत्र पर मालवेयर शैडो पैड के जरिए हमला किया था। मुंबई में पिछले साल ऐतिहासिक रूप से बिजली गुल हुई थी। इसकी यही वजह मानी जा रही है। बिजली मंत्रालय ने माना कि इस साइबर अटैक को लेकर CERT ने बिजली कंपनी को 19 नवंबर 2020 को इस बारे में मेल भेजकर भी आगाह किया था। मंत्रालय ने बताया कि 19 नवंबर को कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT से प्राप्त मेल को देश भर के बिजली आपूर्ति केंद्रों में भेज दिया गया था। आपको बता दें कि चीन की सरकार का समर्थित हैकर ग्रुप रेड इको समूह ने भारत के क्षेत्रीय बिजली वितरण केंद्र व राज्य वितरण केंद्रों के सिस्टम में मालवेयर वायरस भेजकर इसे ठप करने की साजिश रची थी। आपको बता दें कि चीन ने भारत की बिजली आपूर्ति ठप करने के लिए शैडो पैड नाम का एक मालवेयर वायरस तैयार किया था। इसे देश के बिजली आपूर्ति सिस्टम में घुसकर पूरे देश की बिजली आपूर्ति ठप करने की ये साजिश थी। हालांकि भारत सरकार ने पिछले साल ही इस पर 3 कमेटियां बना दी थी। आपको बता दें कि पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में एक ग्रिड ठप होने से बिजली गुल हो गई थी। इससे ट्रेनें भी रास्ते में ही रुक गई थी और महामारी के कारण घर में काम कर रहे लोगों का कार्य भी प्रभावित हुआ और आर्थिक गतिविधियों पर भी भारी असर हुआ। आवश्यक सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति बहाल करने में 2 घंटे लग गए थे। यानी कि चीन के साइबर अटैक की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है और जानबूझकर उसने भारत की बिजली आपूर्ति को ठप करने के लिए वायरस भेजने की साजिश रची थी। राज्य के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर ऑपरेटर पवन हंस भारतीय नौसेना के साथ अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय नौसेना को लीज पर आपूर्ति करने के लिए बातचीत कर रहा है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए जो तत्काल आवश्यकता है उसे पूरा कर सकेगा। आपको बता दें कि खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण फंसे नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को हासिल करने की योजना के साथ नेवी को तत्काल यानी कि इमरजेंसी बेसिस पर 12 से 16 हेलीकॉप्टर को पट्टे पर लेने का विकल्प तलाश रही है। हालांकि ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, इससे भी ऊपर हेलीकॉप्टरों की मांग की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि पवन हंस खुद को नौसेना के लिए एक विश्वसनीय ऑप्शन के रूप में पेश कर रहा है और इसी चीज का वो लाभ उठाते हुए उसने मुंबई में एक प्रमुख नौसेना बेस के साथ सहभूमिका और ऑपरेशनल हब के लिए इन हेलीकॉप्टरों का बेड़ा भी तैनात कर रखा है। हालांकि नौसेना को अभी ये तय करना है कि आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि पवन हंस के लिए ये काफी अच्छा सौदा हो सकता है नौसेना के द्वारा लीज पर लिए जाने का। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर कंपनी वर्तमान में सरकारी हिस्सेदारी में विनिवेश करने के लिए भी तैयार है। हालांकि भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर काफी पुराने हो चुके हैं और इनका जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन इसमें स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALS सेवा में है। लेकिन हेलीकॉप्टर सभी प्लेटफॉर्मों से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय नेवी 21,000 करोड़ रुपए के मेक इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस बात को देखते हुए कि पहला चॉपर वितरित होने में कम से कम 6 साल लगेंगे, नौसेना इस अंतर को कम करने के लिए चॉपर्स को यानी कि हेलीकॉप्टर्स को पट्टे पर लेने का विकल्प देख रही है, जिसके बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हल्के हथियारों के साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को तैयार किया जाएगा। पिछले दिनों इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी ने अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास को पूरा किया। इस युद्धाभ्यास को टॉर्पेक्स नाम दिया गया और इसे नौसेना की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। टॉर्पेक्स का मकसद है चीन की किसी भी कार्यस्थानी के लिए हर पल रेडी रहना। टॉर्पेक्स यानी कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसका आयोजन हर साल होता है। चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ करता जा रहा है। इस ड्रिल के जरिए भारत PLA नेवी की बढ़ती मौजूदगी का जवाब देने के लिए रेडी रहेगा। इस एक्सरसाइज की शुरुआत जनवरी से अप्रैल के बीच होती है और 1 महीने से ज्यादा समय तक चलती है। दोस्तों, पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस को ही लेकर आ रही है। तुमकुरू के पास तेजस MK2 का प्रोडक्शन आने वाले समय में किया जा सकता है। बेंगलुरु के पास कुछ जमीन पाने के लिए रक्षा सहायक यूनिट ADD इंजीनियर्स को जल्द ही कर्नाटक के औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KIABD के द्वारा तुमकुरू मशीन टूल पार्क में जमीन का पैच आवंटित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य के लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड द्वारा 2018 के बाद से एक उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन के बाद कंपनियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु स्थित ADD इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अब राहत की सांस ले सकती है।
KIADB ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1 और MK2 संस्करणों के निर्माण के लिए एक यूनिट स्थापित करने के लिए फर्म की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। अगली अपडेट भारत और चीन को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने चीन की विस्तारवादी नीति को जवाब देने के लिए एक खास योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार उत्तरी सीमा क्षेत्र में भारतीय इलाकों की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पर्वतारोहण अभियान के साथ ही शोध अध्ययन यानी कि रिसर्च स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा और ये रिसर्च देश विदेश की मैगजीन्स और अखबारों में प्रकाशित होंगे। सेना 3 मार्च से लद्दाख के महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रे से उत्तराखंड के लिपुलेख तक एक बड़ा स्कीइंग अभियान RMAX-21 को शुरू करने जा रही है। इसमें 80 से 90 दिनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन की दूसरे के क्षेत्र को हथियाने वाली साफ तौर पर विस्तारवादी नीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता है। सेना नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अतिरिक्त बलों और हथियारों की तैनाती के साथ संतुलन बनाने में लगी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि अपने उन क्षेत्रों जहां गतिविधियां बिल्कुल नहीं है वहां पर्वतारोहण और अन्य अभियानों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाए। इंडियन आर्मी इस तरीके के अभियान के लिए इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और अन्य माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की मदद से LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास की चोटियों पर अभियान का प्लान करेंगी। इसमें आम लोगों के साथ ही विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकेंगे। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच 10 महीने की गतिरोध के बाद हाल ही में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का पहला फेज पूरा हो चुका है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।